तो ईटी न्यूज़ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। निकुंज सर, नई सीरीज़ की शुरुआत आज से हो रही है, अगस्त सीरीज़ की, और हम देख रहे हैं कि बाजार नीचे से ना बाउंस अच्छा दे रहा है। कल फिर रिकवरी बड़ी शानदार थी। क्या आपको लग रहा है कि नहीं, जो शॉर्ट टर्म की जो वोलेटिलिटी थी अभी कंटिन्यू करेगी सर, या फिर अब यहाँ से नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ेंगे? उम्मीद पर तो दुनिया टिकी है अभिषेक, तो उम्मीद तो करनी चाहिए। सी, आने वाला कल इंडिया के लिए गए कल से बेटर है। इकोनॉमी का रुख ऊपर, अर्निंग्स का रुख ऊपर है, मोमेंटम तो मार्केट ऊपर रहेगा। हम डिबेट क्या कर रहे हैं? हम ये नहीं डिबेट कर रहे हैं कि बुल मार्केट खत्म हो चुका है। हम ये डिबेट नहीं कर रहे हैं कि क्या बुल मार्केट के अंदर दिशा बदलने वाली है। हम इस समय ये बोल रहे हैं कि मार्केट के अंदर आपको केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज जो वैल्यूएशंस हैं इस समय आने वाले 2-3-4 साल की अर्निंग्स को फैक्टर इन कर रही हैं। और पूरे मार्केट में ऐसा वो भी नहीं हो रहा है। निफ्टी 20-21 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, जो बहुत पीक पर नहीं है। मगर उस समय कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो 70-80-100 के पी पर ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट के इतिहास ने हमें बताया है कि अगर आप 70-80 के पी पर स्टॉक्स लेते हैं तो आने वाले 3 साल के अंदर या तो आपको नो रिटर्न मिलता है, नेगेटिव रिटर्न मिलता है। मैं वो बात बोल रहा हूँ। दूसरा, इस मार्केट के अंदर जो इजी पैसा बना था, आप आज आते थे, कल बेचते थे, सुबह लेते थे, शाम को बेचते थे, 2 बजे लेकर के 3:30 बजे तक पैसा बना लेते थे। वो इजी मनी का फेज अब इतना इजी नहीं रहेगा। बुल मार्केट के अंदर एक फेज होता है इजी पार्ट ऑफ द बुल मार्केट, एक होता है डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द बुल मार्केट। जो डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द बुल मार्केट चालू हो चुका है, जहां पर आपको सोचकर समझकर देख करके निवेश करना चाहिए। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। ये तो मैंने बात करी रिस्क मैनेज शॉर्ट टर्म की। डेटा हमें नहीं बता रहा है कि अगस्त के महीने के अंदर ऐसी कहीं पर लाल झंडी है अगस्त सीरीज के अंदर जिसकी जो मार्केट के अंदर कोई चीज़ धराशायी हो जाएगी। कल भी आप देखिए मार्केट ऊपर ही बंद हुआ जी, नीचे से ऊपर बंद हुआ। कल भी आप देखिए ग्लोबल क्यूज का हैंडओवर बड़ा अच्छा है। यूएस इकोनॉमी का जो जीडीपी ग्रोथ आया था 2.8% है। देखिए $40 ट्रिलियन, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2.5% पे ग्रो कर रही है, तो कितनी बड़ी बात है। वेल्थ तो क्रिएट हो ही रही है। तो ऐसी कोई लाल झंडी नहीं है, मगर मार्केट के अंदर जो मूव रहेगा वह सिलेक्टिव होता रहेगा। अब देखिए, अब मैं उदाहरण के तौर पर एक शेयर देखता हूँ, 3-4-5 शेयर देखते हैं पीएसयूज के, HAL, BL, BML, ये 10% नीचे आ चुके हैं। पता ही नहीं लगा, आपको महसूस नहीं हो रहा है, मगर हो चुका है। तो वही आएगा डिस्गाइज करेक्शन, जिसको दिखेगा नहीं, महसूस नहीं होगा, मगर जब उसकी बात नहीं करेंगे मगर हो जाएगा। तो सर, ये क्या मतलब, ये जो लिक्विडिटी है और जो वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स के बीच में जो जंग चल रही है, जीत इसमें फंडामेंटल्स की होगी? जी हाँ, और फंडामेंटल्स अच्छे हैं। प्राइसेस अच्छे हो ना हो, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। इस बजट ने ये इंश्योर करा है कि आपका जो बेस बिल्डिंग है वह, देखिए पिछले 3 साल में कोविड के बाद हमने नींव डाली है, तो बिल्डिंग जितनी ऊपर होती है उतनी नीचे होती है। पता है आपको जी, बिल्डिंग जितनी ऊपर होती है उतनी नीचे होती है। तो पिछले 3 साल में सरकार ने नींव डाली है, नींव मजबूत हो गई, नींव मजबूत हो गई इकोनॉमी की। अब उसके अंदर घर बन रहा है। अब उसके अंदर एक प्रकार का इस बजट के अंदर स्प्रिंग बोर्ड, एक आपने घर के अंदर लिफ्ट लगा दी है जिससे और जल्दी बनेगा। नींव बन चुकी है, अब आपने घर के अंदर वो सामान ऊपर ले जाने की लिफ्ट लग चुकी है। वो जो कंस्ट्रक्शन का इकोनॉमी वो स्पीड पकड़ेगी। तो इस बजट ने बस स्पीड डाल दी है। वो स्पीड कैसे डाली है? सब बोलते हैं स्पीड क्या है भाई? मैक्रो। सरकार मार्केट कंट्रोल नहीं कर सकती है, सरकार वैल्यूएशंस को कंट्रोल नहीं करती है, सरकार मैक्रो अर्निंग्स और आउटलुक जो होती है उन पे बनाती है चीज़ें। तो मैक्रो मजबूत हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, अच्छे सेक्टर्स ऊपर जा रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड्स हो रही हैं, तो वह सरकार ने करा। ओके सर, मेरे आज 2 सवाल हैं आपसे, क्योंकि कल आपने बोला था कि सेक्टर वाइज OMCs एक फोकस है जहाँ पे रखना चाहिए। आई नो ऐसा ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं था, पर उसके अलावा कल ही एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिला। मेरी वजह से नहीं हुआ जी, नहीं, कोइंसिडेंस है वो तो। नहीं, पर आपका हमने कुछ नहीं बोला था। हाँ जी, नहीं तो वो एक सेक्टर तो सर एक फोकस लिस्ट में है ही। इसके अलावा मैं जानना चाहती हूँ, कोई और सेक्टर है जहाँ पे आपको लगता है कि अभी भी वैल्यू है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये जो RBI का ड्राफ्ट सर्कुलर आया है कि LCR जो है इम्पैक्ट हो सकता है बैंक्स का, क्या इससे थोड़ी चिंता की बात है? क्योंकि बैंकिंग जो है ओवरऑल अभी तक इतना पुश नहीं दिखा रहा। देखिए, एक सेक्टर ने मुझे कॉन्स्टेंटली डिसअपॉइंट कराया हुआ बैंकिंग है। मेरा पर्सनल व्यू 1.5 साल पहले था कि बैंक तेजी आएगी, वह नहीं आई है। तो या तो हम समझे क्यों नहीं आ रही है। इसका प्रमुख कारण मेरे हिसाब से फंडामेंटल्स नहीं है, वो टेक्निकल है। FI आता है, FI बेचता है। 50% ऑफ द FI ओनरशिप, हिंदुस्तान की ओनरशिप अगर आप देखें तो प्रमोटर्स के पास 55% है,
DIS के पास 22-23% है और FIs के पास 18 से 20% के आसपास है, डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक्स यू लुक एट इट। जी जो 18% ओनरशिप है उसकी जो 20% इंडियन मार्केट इज ओन्ड बाय FIs, बट द 20% ऑफ द एलोकेशन ऑफ FIs इज ओनली इन 3 सेक्टर्स: बैंक्स, IT IT एंड कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर, ऑटो, डिस्क्रिशनरी। तो IT के अंदर तो मारामारी हो चुकी है। कंज्यूमर और स्टेपल्स के अंदर टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन आ चुका है और बैंक्स के अंदर सेलिंग आ रही है। तो FI बेचता क्या है? जब 3-4 हज़ार करोड़ का आप डेटा देखते हैं क्या जाता है? जो भाई ओन करते वही बेचते, वो PSUs तो लेते नहीं है, वो डिफेंस के शेयर्स तो है नहीं उनके पास, PSU IPOs में एक्टिव नहीं है वो। तो इसीलिए बैंक के अंदर टेक्निकली हम देख रहे हैं कि सेलिंग बहुत होती है। अब आपने बात करी RBI की, देखिए क्या होगा। RBI कहता है जी इंटरेस्ट रेट तो हम नहीं बढ़ाएंगे मगर हम आपको पैसा भी ज़्यादा लेंड नहीं करने देंगे हायर इंटरेस्ट रेट्स पे। तो आप क्या करोगे? आपका मार्जिन कम आएगा या फिर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे अपने मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कौन-सा इंटरेस्ट रेट हाइक है? RBI के वो इतने टूल्स होते हैं जी कि जिसकी वजह से फ़र्क पड़ता है। हालांकि मेरा ये मानना है कि RBI के पास ऐसा डेटा है जो हमारे पास नहीं है। बिना डेटा के RBI कुछ नहीं करता है। RBI बहुत ही प्रिएम्प्टिव है, बहुत ही प्रोएक्टिवली काम करता है। मैं भी समझने की चेष्टा कर रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। 2-3 ब्रोकरेजेस ने लिखा है, बट आई एम जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज डूइंग। तो समय दीजिए, अगली बार मैं जवाब दूंगा इसका। ओके। बिल्कुल। इसके अलावा आज एक और स्टॉक फोकस में है और वो है मैनकाइंड फार्मा। बड़ी खबर आ रही है, भारत सीरम को कंपनी एक्वायर करने की योजना बना रही है और जो वैल्यू जा रही है वो 13,630 करोड़ की है। और इससे रैशनल जो निकल कर आ रहे हैं कि मैनकाइंड की अपने फुटप्रिंट बढ़ाने की योजना है, नए नए सेगमेंट में वो एंट्री करने की योजना बना रही है। तो सर इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? मैनकाइंड के स्टॉक पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका? देखिए, मैनकाइंड फार्मा एक महंगा स्टॉक है, एक डोमेस्टिक फोकस कंपनी है जिसकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन फोकस ज़्यादा हैं। तो इसकी वजह से प्रीमियम पी मल्टीपल ये ट्रेड करता है। इसने जो एक्विजिशन कर रहा है वह जाहिर है मैनेजमेंट को लगता है कि उनको वैक्सीन एरिया के अंदर फर्टिलिटी एरिया के अंदर उसके अंदर आना चाहिए जो कि हाई ग्रोथ एरियाज़ हैं। अब मार्केट के अंदर देखिए मैनेजमेंट का 3 से 5 साल का भी होता है। जो शेयर बाजार के अंदर जो लोग होते हैं सृष्टि अभिषेक, उनका 3 से 4 क्वार्टर का भी होता है। एनालिस्ट 3 क्वार्टर की 4 क्वार्टर के आगे नहीं देखता है। मैनेजमेंट 3-4-5 साल की बात करता है। उनको कंपनी फ्यूचर की खड़ी करनी है। एनालिस्ट को पिछले अगले क्वार्टर के अर्निंग्स एस्टिमेट करने हैं, उनको बिजनेस बिल्ड करना है। तो बिजनेस बिल्ड करने के लिए उन्होंने दाव खेला है, उसमें 3 साल लगेगा। एनालिस्ट बोलेंगे जी महंगा शेयर है, एक्विजिशन में समय लगेगा, उसकी वजह से क्या गिरावट आ सकती है। तो हो सकता है आ सकती है, मगर इस एक्विजिशन को टर्न अराउंड करने में उनको 2 से 3 क्वार्टर लगेंगे। वो 2 से 3 क्वार्टर की वजह से मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर जो पी मल्टीपल था मैनकाइंड का वो अटक जाएगा। अगर 2-3 क्वार्टर के अंदर ये एक्विजिशन टर्न अराउंड हो जाता है, कैश एक्रेटिव होता है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा मूव होगा ये। मगर अभी मार्केट वेट एंड वॉच करेगा, बिकॉज जहाँ तक मेरी समझ है मैनकाइंड का पहला बड़ा एक्विजिशन है। ये पहला बड़ा एक्विजिशन है, डेट इक्विटी दोनों से करेगा, पर इतना बड़ा एक्विजिशन पहली बार। तो कैन दे बाइट मच मोर दे कैन चू, और आर दे ट्राइंग टू बाइट मच मोर दे कैन चू, अंग्रेजी में हम जैसे कहते हैं। तो इस समय ही बताएगा, क्योंकि कुछ कंपनीज हैं जो कि एक्विजिशन के मास्टर हैं। वहाँ मार्केट को चिंता नहीं होती है। जैसे मदरसन सुमी, वो एक्विजिशन का मास्टर है। पता नहीं 25-30 एक्विजिशन कितने देशों में कितने एक्विजिशन किए हैं। कुछ कंपनीज हैं, टाटा कितने एक्विजिशन करके बैठे हैं। और कुछ कंपनीज है जिनके एक्विजिशन का बड़ा गंदा ट्रैक रिकॉर्ड है। सन फार्मा, टैरो, देखिए कितना कष्ट हुआ था उनको टैरो को टर्न अराउंड करने के अंदर। सिप्ला के जो एक्विजिशन हुए थे उसमें कितना कष्ट हुआ था। तो इवन टोरेंट फार्मा के अंदर भी समय लग रहा है अभी तक। वो कहाँ बहुत अजीला लिया था ना उसने। हाँ, अजीला लिया था, बाकी भी डील्स जी हुई हाँ, थी, पर समय वो लगता है, समय लगता है। तो मैनेजमेंट 3-4-5 साल का व्यू करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक के अंदर नियर टर्म के अंदर कोई बहुत बड़ा उछाल आएगा। जहाँ पर मुझे लग रहा है इस समय आप लोग को वापस नज़र रखनी चाहिए, वह मार्केट उसको पूरी तरह से भुला चुका है कि भाई क्या आईटी के अंदर टर्न हो गया है। सर मुझे भी ये लग रहा है, क्योंकि आप देखिए पूरी तरह से ना यूएस से डिकपल दिख रहे हैं अभी ये। नहीं, देखिए अभिषेक, पिछले 3 क्वार्टर में टीसीएस की जो ग्रोथ थी वह थी 0 से 1.1, 2.2, 2.3। जो न्यू हो रहा था वो न्यू हो रहा है डायरेक्शनली। दूसरा, पहली बार आईटी कंपनीज ने बोला हमारी एआई बुक आ रही है। तीसरा, मिड कैप के अंदर काम इतना बुरा नहीं हो रहा है। और चौथा जो ट्रेंड मुझे लग रहा है वह लग रहा है कि देखिए टीसीएस के अंदर लास्ट क्वार्टर के अंदर डोमेस्टिक बिजनेस कितना बड़ा था बीएसएनएल की वजह से। तो हम बात कर रहे हैं यूएस की,
भैया गेम तो यहाँ पर है। हाँ, आईटी में एग्जैक्टली गेम हमारे यहाँ हो रहा है। इंडिया फोकस कंपनीज एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है जो हम बात नहीं कर रहे हैं, इसको हमें आप लोग को बड़ा भी करना चाहिए। लैंड रिकॉर्ड्स बजट में लिखा था, जी, लैंड स्टॉक्स तो हमने रिकॉर्ड किए कौन डिस्कस हो। गेन करेगा? लैंड रिकॉर्ड में आईटी कंपनीज गेन करेंगी। एक तो होता है जो इमीडिएट बनाती है, मगर डेटा मेंटेन कहाँ होगा, क्लाउड कहाँ क्रिएट होगा, किधर जाएगा, कैसे जाएगा, मैपिंग। मैप में इंडिया हमने तो मैप तो आपने वो नक्शा बना लिया, पर नक्शा शेप कहाँ करोगे, पीछे कहाँ जाओगे, सरकार को कैसे दोगे? मतलब आई एम जस्ट सेइंग दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर एसेंशियली बहुत सारी हैपनिंग चीज़ें नाउ। तो मुझे लग रहा है कि डोमेस्टिक फोकस एआई प्लेयर्स उन पे नजर रखिए। तो एक थीम है, मुझे लगता है कि आईटी पे नजर रखिए थोड़ी सी। ठीक है, ठीक है थैंक यू सो मच सर, चलिए जी। बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए और ये तमाम अच्छी बातें जो मतलब कहते हैं ना कि नींव मजबूत करने में काम करते हैं ये ज्ञान जो होते हैं।